नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रेया ठाकुर और लेकर आई हूं आपका फेवरेट शो आवाज एंटरप्रेन्योर। यहाँ हम बात करते हैं उन ब्रांड्स की जो भारत में इनोवेशन और क्वालिटी के नए स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, साथ ही स्टार्टअप इकोसिस्टम के नए ट्रेंड्स, इंस्पायरिंग स्टार्टअप स्टोरीज और स्टार्टअप वर्ल्ड के बड़े मुद्दों पर भी होगी चर्चा। देश में मैन्युफैक्चरिंग का चेहरा तेजी से बदल रहा है और इसी बदलाव को लीड कर रही है मुंबई बेस्ड कारखाना.io। कभी एक छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से शुरुआत हुई कारखाना.io आज भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी कहानी बन चुकी है। मुंबई से चलने वाली ये कंपनी अब एरोस्पेस, डिफेंस, मेडिकल डिवाइस और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तक के लिए अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बना रही है। मेक इन इंडिया के विजन को हकीकत में बदल रही कारखाना.io अगले 12 महीनों में अपने रेवेन्यू को 100 करोड़ से 200 करोड़ तक पहुंचाने के लक्ष्य के ओर काम कर रही है। तो कैसी है कारखाना.io की ग्रोथ जर्नी और क्या है भारत की ग्लोबल ईएमएस वैल्यू चेन में इसकी भूमिका, इसे जानेंगे कारखाना.io के पीछे काम कर रही कंपनी की फाउंडर सोनम मोटवानी से। सोनम जी, बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर और आवाज एंटरप्रेन्योर में। सबसे पहला सवाल तो आपने आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की, वहाँ पे रेस कार्स बनाए और अब एक मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप चला रही है। ये जर्नी कैसे रही, कैसे शुरुआत किया आपने, वो इनिशियल डेज कैसे थे? श्रेया, इंजीनियरिंग मुझे बहुत पसंद है एंड मैंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पढ़ाई की, लेकिन मेरा फर्स्ट जॉब जो था वो प्रॉक्टर एंड गैम्बल में था, जहाँ पर मैं इंजीनियरिंग सप्लाई चेन में काम करती थी। मैंने 2 बिजनेस यूनिट्स में वहाँ ओवर अ स्पैन ऑफ 3.5 years काम किया। इनिशियली हेयर केयर और स्किन केयर सेगमेंट में और फिर सैनिटरी नैपकिन बिजनेस में। एंड इस रोल में मेरा जो मेन असाइनमेंट था वहाँ पर मैं इस चीज़ पर काम कर रही थी कि किस तरह से जो कंपोनेंट्स अभी कंपनी इंपोर्ट करती थी, जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग लाइंस में जाते थे, उन कंपोनेंट्स के लिए कैसे हम इंडिया में सप्लाई चेन डेवलप कर सके। और जब मैं उस असाइनमेंट पर काम कर रही थी तब मुझे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग में क्या प्रॉब्लम्स हैं और कहाँ पर बॉटलनेक्स आते हैं, उन चीज़ों का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिला। हम कोशिश कर रहे थे उन इंपोर्ट बेस्ड कंपोनेंट्स को यहाँ बनाने के लिए, जो जिस समय में हम करना चाहते थे वो ना हो पाया, और उस वजह से मुझे लगा कि ये एक एक्चुअल प्रॉब्लम है जो मैं सॉल्व करना चाहूँगी। और तब मैंने डिसाइड किया कि अगर मुझे हेड ऑन इस चीज़ को सॉल्व करना है तो खुद मैन्युफैक्चरिंग में घुसना पड़ेगा, और इस तरह से कारखाना.io की शुरुआत हुई। मैंने सोचा नहीं था कि मैं मैन्युफैक्चरिंग में खुद का बिजनेस शुरू करूँगी, पर कुछ प्रॉब्लम्स जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किए उनकी वजह से मैंने कारखाना.io शुरू किया। ओके, इंटरेस्टिंग सोनम। लेकिन जो सबसे पहले आज कारखाना.io को सुन रहा हो तो सिंपल शब्दों में आप क्या बताएंगे कि कारखाना.io क्या करती है? कारखाना.io आज एक कस्टम मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म है जहां हम OEMs और टेक्नोलॉजी कंपनीज को एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। जब कोई भी कंपनी अपना नया प्रोडक्ट स्केल करना चाहती है, अपने पायलट बैच से थाउजेंड्स मिलियंस यूनिट्स बनाना चाहती है, तो वो जो पूरी जर्नी है उस पूरी जर्नी को हम ओन करते हैं और उनको एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ एक कंपोनेंट नहीं, पूरा प्रोडक्ट के लिए कैसे हम सोल्यूशन दें, वो कारखाना.io प्लेटफॉर्म है। इंटरेस्टिंग। सोनम, मेरे पहले के क्वेश्चन में आपने जवाब दिया कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको दिखी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। एक प्रॉब्लम जो आपको लगा कि ये तो फिक्स करना ज़रूरी है, वो कौन सी प्रॉब्लम रही? तो जब 7 साल पहले मैंने कारखाना.io की शुरुआत की, तब की इकोसिस्टम की मैं अगर बात करूं तो इंडिया में हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत ही मुश्किल काम था, और उसके काफ़ी रीजंस हैं। एक तो ये कि या तो बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं या बहुत ही छोटे मैन्युफैक्चरिंग सप्लायर्स हैं। 80 to 90% मैन्युफैक्चरिंग जो है वो MSMEs के थ्रू होती है। तो इस केस में क्या होता है कि जो स्टार्टअप्स हैं या मिड साइज्ड कंपनीज हैं, उनको हर एक प्रोसेस के लिए अलग अलग वेंडर के साथ काम करना पड़ता है, जिससे कंप्लीट अकाउंटेबिलिटी कहीं नहीं मिलती। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। तो जब इस तरह का इकोसिस्टम है तो ना आपको स्केल मिल पाता है और ना स्पीड मिल पाती है। तो इन दोनों चीज़ों को हम कैसे सॉल्व करें, ये एक सबसे
बड़ा मुद्दा था जो हम टैकल करना चाहते थे, और उसी तरह से हमने अपने प्लेटफॉर्म को डिज़ाइन किया। अभी आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ है सोनम, कहाँ काम करती हैं? तो कारखाना.io बॉम्बे और बेंगलोर से ऑपरेट करता है, और हमारी टीम्स दोनों शहरों में मौजूद है। लेकिन हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है आज की तारीख में, खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बेंगलोर में हमने एस्टैब्लिश की है। ओके, आप पहले फुल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में नहीं थी, लेकिन अब आप फुल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में आ गए हैं, जैसा कि आपने मेंशन भी किया। पार्ट से लेके कंप्लीट प्रोडक्ट बनाने तक ये मूव कैसा रहा, ये शिफ्ट क्यों किया? तो जब हमने शुरुआत की, हम कंपोनेंट्स सप्लाई करते थे, और हमारा जो मॉडल था वो एक एग्रीगेटर मॉडल था, जहाँ पे हम कॉस्ट, क्वालिटी और डिलीवरी तो ओन करते थे, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारे सप्लायर्स पे रिलाई करते थे। और जैसे जैसे हमारे कस्टमर बेस स्टार्टअप से बड़े कस्टमर्स की तरफ बढ़ने लगे, उनकी भी ग्रोथ हो रही थी, तब हमें ये रियलाइज़ हुआ कि कस्टमर को चाहिए कि हम पूरे प्रोडक्ट का उनको सोल्यूशन दें। सिर्फ कंपोनेंट्स से जो है वो स्केल नहीं आ पा रही थी। और अगर हम आज का कोई भी आधुनिक प्रोडक्ट देखें, उसमें 60 to 70% कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉनिक्स का होता है। सो ये एक बहुत मेजर रीज़न था जिसकी वजह से हमने सिर्फ मैकेनिकल कंपोनेंट से एक्सपैंड करके इलेक्ट्रॉनिक्स में एंटर करने का डिसीजन लिया, और हमारी सप्लाई चेन में इलेक्ट्रॉनिक्स के भी सप्लायर्स को जोड़ा, और जिससे हमें एबिलिटी मिली कि हम सिर्फ कंपोनेंट्स नहीं, पूरा प्रोडक्ट अपने कस्टमर को दे सकें। थोड़ा और सोनम, क्योंकि काफ़ी दर्शक हमसे सुनते हैं हमें, तो चैलेंजेस को काफ़ी ध्यान से सुनना चाहता है, क्योंकि जब शुरुआत होती है कोई स्टार्टअप की तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस लोग फेस करते हैं। आपने इनिशियल डेज में कौन से चैलेंजेस फेस किए आपने, जो अभी आपको बहुत काम दे रही है? जैसे मैंने कहा कि मेजॉरिटी ऑफ जो मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है हमारा, वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं, और सप्लाई चेन काफ़ी फ्रैगमेंटेड है। तो इस केस में अगर हमें कोई भी चीज़ स्टैंडर्डाइज करनी है, कोई प्रोसेस सेटअप करना है जिससे हम कंसिस्टेंटली लार्ज कंपनीज को क्वालिटी डिलीवर कर सके, वो स्टैंडर्डाइजेशन लाना बहुत मुश्किल होता है। कोई भी प्रोसेस सेट करते हो एक कंपनी में एस्टैब्लिश करना आसान है, लेकिन अगर आपको वो 100 सप्लायर्स में सेम प्रोसेस एस्टैब्लिश करना है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा चैलेंज आता है। और क्योंकि हम भी जब एक स्टार्टअप थे, तो ये इंश्योर करना कि हम वो स्टैंडर्डाइजेशन सारे सप्लायर्स के अक्रॉस ला सके, वो आसान नहीं था। और इस चीज़ में टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। किस तरह से हम ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करें जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स को अडॉप्ट करना आसान हो। बड़े महंगे डिजिटल सॉफ्टवेयर को अडॉप्ट करना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये सोच पाना कि कोई कंपनी और कोई सप्लायर जो 2 से 5 करोड़ का बिजनेस करता है आज की तारीख में, वो किस तरह के टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाएंगे, उनका वर्कफोर्स वो टेक्नोलॉजी को कैसे अडॉप्ट कर पाएगा, रोज़ की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ कर पाएगा, जिससे हम सिर्फ एक सप्लायर के यहाँ नहीं, हंड्रेड्स ऑफ सप्लायर्स के यहाँ स्टैंडर्डाइजेशन ला सकें। उसके लिए हमें एकदम ग्राउंड लेवल पर जाके प्रॉब्लम को समझना पड़ा। पहले हर चीज़ खुद मैन्युअली करनी पड़ी, जिससे हमें समझ आया कि हम किस तरह से ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएं जो कोई एक नॉर्मल मशीन ऑपरेटर यूज़ कर सके, और सिर्फ एक बार नहीं, हर रोज़ अपनी मैन्युफैक्चरिंग में अडॉप्ट करें, और वो उनके लिए किफ़ायती भी हो, जहाँ वो देखें कि उनके बिजनेस में इमीडिएट इम्पैक्ट आ रहा है। तो शुरुआत में ये हमारा सबसे बड़ा सल्यूशन था सप्लाई चेन के लिए। और जब हम एग्रीगेटर की तरह काम करते थे, उससे हमें स्केल मिली जहाँ हम अभी पहुंच पाए हैं। ओके, चलिए वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।